हेलो स्टूडेंट्स, जिन्होंने पिछली वीडियोस ना देखी हो वो पहले पुरानी वीडियोस को देख लें, नहीं तो आगे का कुछ भी उनको समझ में नहीं आएगा। अब हम आज बात करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज्ड इन पीएलसी। पीएलसी में यूज होने वाली लैंग्वेजेस के बारे में है क्या? लैंग्वेजेस यूज्ड इन पीएलसी। पीएलसी में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेजेस ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला लैडर डायग्राम लैंग्वेज। लैडर डायग्राम लैंग्वेज। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज। लास्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या क्या कहा मैंने? लैडर डायग्राम लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। 3 टाइप की लैंग्वेजेस का परफॉर्मेंस हम देखेंगे। मतलब पीएलसी में इन्हीं 3 लैंग्वेजेस को लेके हमें सारी पीएलसी पढ़नी है। ये आपकी पहली यूनिट का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पीएलसी से जो भी मिलेंगे इसी एक यूनिट से मिलेंगे। आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो यूनिट है आपकी यही एक यूनिट है। इसलिए इन वीडियोस को पूरा देखिएगा और इसको अच्छे से नोट्स की तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लैडर डायग्राम लैंग्वेज। हम बात करेंगे लैडर डायग्राम लैंग्वेजेस की। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, ये लैंग्वेज जो भी है पीएलसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। क्या कहा मैंने? ये लैंग्वेज जो है वो पीएलसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। लैडर डायग्राम लिखते चलते हैं। इट इज most common used language in PLC। ठीक है, मान लिया सबसे ज्यादा कॉमन है तो कुछ खास कारण होना चाहिए। कारण ये है जितने भी कमांड होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कॉमन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एनालॉग, डिजिटल, हर टाइप के परफॉर्मेंस, हर टाइप के इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। क्या कहा मैंने? इसके अंदर सारे कॉमन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। इट कंटेन्स on most common instructions sets। most common instruction sets इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। क्या है? कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं? साथ में नोट करना होगा, लिख लीजिएगा इसी के आगे। दैट इज कौन कौन से? अर्थमेटिक, एनालॉग, लॉजिकल, काउंटर,
टाइमर, कंट्रोल रिलीज, एंड सो और भी कई सारे हैं जो कि इसके आगे और भी आप इल्यूमिनेट करना चाहें तो इन्हीं को लिख लीजिएगा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चीज डाल लीजिएगा। जो जनरली आपको बुक्स में लिखा मिलता है इनके कॉमन इंस्ट्रक्शन सेट्स वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी फॉर्मेट में लिखे मिलते हैं। मैंने सबको कंबाइन करके एक पार्ट बना दिया अरिथमेटिक, ऐसे आपको याद करने में थोड़ा सा आसान होता है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जितने फंक्शंस आप अलग अलग लिखते जाएंगे वो भूलते जाएंगे, ऐसे याद रखने में थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। अरिथमेटिक, एनालॉग, लॉजिकल, लॉजिकल आपको पता चल गया होगा, एंड और ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन, ये सब। काउंटर, काउंटर मतलब गिनती गिनना। टाइमर कितने समय में काम कर रहा है, ये टाइम कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोल रिलीज रिले के लिए। इतने टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट्स या और भी इसके अलावा कई सारे सेट्स को ये परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है एलईडी फंक्शन। क्या कहा मैंने? एलईडी, एलईडी फंक्शंस को डिफाइन करिए, ये आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। तो एलईडी फंक्शंस क्या होते हैं, ये इसी के अंदर का एक पार्ट है, मतलब अरिथमेटिक, एनालॉग, ये सब जितने फंक्शंस हैं उसी में से एक पार्ट है, एक पोर्शन है एलईडी फंक्शंस का। इट इज, इसको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इट इज सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन सेट, instruction set that used to control programs फिर से समझते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा, एलईडी एक ऐसा फंक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट है जो एक सिंबॉलिक, ये तो सिंबल शो कर रहा है, इसमें लिख दिया गया इट इज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन सेट। फिर आगे दैट यूज्ड टू, इसका मेन काम क्या है, प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने का या डाटा को इनपुट करने का, अंदर डालने का। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज, अब थोड़ा सा समझिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके कुछ निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स क्या है, थोड़ा समझिएगा। इंस्ट्रक्शंस निमोनिक्स, स्पेलिंग है MENEMONICS, एम आगे साइलेंट है, तो इसको पढ़ा जाता है निमोनिक्स। निमोनिक्स, इसको थोड़ा सा समझिएगा। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन दें या उसमें क्या फीड करें कि वो समझ जाए कि हम ऐड की बात कर रहे हैं। या मान लीजिए यहाँ पे हमें कह दिया डिवीजन परफॉर्म करना है, तो डिवीजन के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन दें या उसमें क्या फीड करें कि हमारी पीएलसी समझ जाए कि यही हमें परफॉर्मेंस करनी है। तो वो इंस्ट्रक्शंस पहले से प्लीज डिसाइडेड होते हैं, तो उनकी लिस्ट है इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज, उनकी एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, उन्हीं के थ्रू हम परफॉर्मेंस देखते हैं। क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट सेट्स के लिए हम यूज करते हैं
LD या आउट, नेक्स्ट या आउट नॉट या ST। ये इंस्ट्रक्शन सेट है। मतलब क्या है, इनपुट देना है तो LD करके देना होगा, आउटपुट देना है तो आउट करके देना होगा, इनपुट देना है तो आउट नॉट करके देना होगा, या आउटपुट देना है तो STO करके देना होगा, दोनों में से कोई एक। ये मतलब है इसका। वैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मान लीजिए मैंने कह दिया अर्थमेटिक, अर्थमेटिक्स में क्या क्या आ जाएंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन देना, मल्टीप्लिकेशन करना। चारों सेट के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। ऐड के लिए ADD ऐड हो गया। नेक्स्ट माइनस के लिए SUB, सब्ट्रैक्ट से सब बन गया। डिवीजन DIV डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना हो MUL मल्टीप्लिकेशन हो गया। वैसे ही कह सकते हैं काउंटर, काउंटर्स, काउंटर का मतलब क्या है, जो गिनतियों को काउंट करें। तो गिनती दो तरह से गिनी जा सकती है, एक सीधी गिनती, एक उल्टी गिनती। कहते हैं ना 100 से उल्टी गिनती गिनी है, 1 से सीधी गिनती गिनी है। तो वैसे ही काउंटर दो टाइप के होते हैं, या तो ज्यादा गिनेंगे या तो कम गिनेंगे। तो अगर ज्यादा गिन रहे हैं, आगे चलते हैं फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा CPU, काउंटर अप, काउंटर अप या काउंट अप, आगे बढ़ के गिनना। नेक्स्ट है CTD, काउंटर डाउन, मतलब पीछे होकर के गिनना, उल्टी गिनती, CTD। वैसे ही होता है कंपेयर, कंपेयर को हम लिखते हैं CMP, कंपेयर। वैसे ही लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस। मान लीजिए बात कर रहे हैं एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन की, किसकी किसकी, एंड और की, एंड और दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले एंड के लिए लिखा जाएगा AD अब नहीं लिख सकते, ADD तो ऊपर आ गया था, इसलिए एंड के लिए केवल AD लिखा जाएगा। वैसे ही और के लिए OR लिखा जाएगा। इस तरह से इनके निमोनिक्स हैं, मतलब ये प्री डिसाइडेड निमोनिक्स हैं कि अगर मुझे किसी डाटा को इन करना हो, सिस्टम में डालना हो, तो वहां पे इनपुट आउटपुट का फंक्शन लगाना ही लगाना पड़ेगा। अर्थमेटिक के फंक्शन डालने हो तो वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब डालना ही डालना है। ये इंस्ट्रक्शन लिखे बगैर हमारा PLC नहीं समझ पाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। काउंटर, कंपेयर, लॉजिक, इस तरह से ये सारे फंक्शंस पहले से प्री डिसाइडेड हैं, और ये सब किसमें आते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर सकें तो ठीक, नहीं तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये है क्या। हमें जो लग फील होता है कि आपने इसको समझ लिया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। हम आगे बढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ा पहले थोड़ा सा इस फंक्शंस कैसे वर्क कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लिया जाए, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ले लीजिएगा छोटी सी, तब ये शायद अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एन एग्जांपल
एग्जांपल देख के समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्शन सेट मिला LDA, इसके आगे लिखा हुआ है ADB, इसके आगे लिखा हुआ है OUTC, इसके आगे लिखा हुआ है END। बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल हमने कर दी। इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। इंस्ट्रक्शन सेट्स ऐसे लिखे मिले हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होगा। अब वो क्या होगा इसे देखिए। पहला ND किसमें आया था, निमोनिक से अगर आप याद करिए तो इनपुट के साथ ही आया था, याद आ रहा है। इनपुट के साथ ND आया था, मींस A पे जो भी वैल्यू हो, A पे जो भी डाटा हो वो क्या करें हम ले लें। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। समझ गए तो फिर आगे एक से परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। ए से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। टेक इनपुट फ्रॉम ए से इनपुट ले लें। कौन ले ली, हम नहीं, पीएलसी को ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ए पे जो भी हमने इनपुट दे रहे हैं आप उसको ले लीजिए। टेक इनपुट फ्रॉम ए। फिर एडी किसके साथ आया था, एडी किसके साथ आया था, एंड ऑपरेशन के साथ। एंड ऑपरेशन के साथ आया था एडी, याद करिएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे एंड परफॉर्म, क्या परफॉर्म करें, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन किसके साथ, बी के साथ। एंड परफॉर्म एंड ऑपरेशन विथ बी। चलिए मान लिया हमने क्या दिया, बी पे पहले से 1 था, ए पे हमने 1 दिया। एंड ऑपरेशन होने के बाद क्या मिलेगा, 1 × 1 = 1। तो ये तीसरा नंबर आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब हो गया तीसरा रिजल्ट आ रहा है। एंड ऑपरेशन करने के बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ आ जाए, आउट हो जाए। आउट मतलब बाहर करना। Then out the result किस पे, सी पे। ये सी कुछ भी हो सकता है, सी आपका कंप्यूटर हो सकता है, सी आपकी स्क्रीन हो सकती है, सी आपको डिजिट्स हो सकता है। जो वहां पे डिस्प्ले आपके सामने अवेलेबल हो उस पे वो दिखाएगा। तो वो हम यहाँ पे फीड करते हैं, उसके कमांड उसके इंस्ट्रक्शंस को यहाँ फीड करते हैं। ABC का हमने एग्जांपल दिया है। वैसे आउट द रिजल्ट इनटू सी, सी पे हमें क्या करें, रिजल्ट दिखा दें। एट लास्ट क्या है, एंड। हर इंस्ट्रक्शन सेट के किसी भी तरह की छोटी मोटी कुछ भी प्रोग्रामिंग दिया रहे उसके लास्ट में एंड जरूर लिखा मिलेगा। एंड का मतलब हुआ है कि एक परफॉर्मेंस देने के बाद आप वहां रुक जाइए। ऐसा नहीं कि बार बार आप वही काम करते रहिए, ये नहीं करना है। हमने कह दिया एंड अगर हम नहीं लिखेंगे तो जब तक इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे वो बराबर उसको परफॉर्म देता रहेगा, करता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। एंड आ गया, इसका मतलब एट लास्ट स्टॉप्स द ऑपरेशन, खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कहा था प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस है। अब देखिएगा यहाँ प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनपुट लेने से लेकर यहाँ बंद हुआ, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम कहाँ हुआ, केवल इतने से एंड ऑपरेशन के साथ, है कि नहीं।
तो प्रोसेस और प्रोग्राम जब बता रहे थे तो वहां पे एक जैसा लग रहा था, तो वो यही डिफरेंस है मेन। क्लियर है? इसको अगर नोट करना चाहें तो कर लेने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे है, हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। नाम में ही है हाई, तो मतलब ये एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो हर तरह के परफॉर्मेंस को समझ सके, उसको पढ़ सके, कर सके, वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर्स में हमारे इस्तेमाल की जाती है। और एक चीज और इसमें पूछा गया है, अच्छा याद आ गया, इसमें एक चीज और पूछा गया है, ये जो इंस्ट्रक्शन सेट लैंग्वेज है ये किस टाइप की लैंग्वेज है? तो इसको लिख लीजिएगा, इट इज टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज। एक होता है बेसिक लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज लैडर वाली थी, ये असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज का एक टाइप है। लास्ट आएगा हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, वो अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग। लास्ट आएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। हाई लेवल लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज होती हैं जो आपके कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करी जाती है। इसमें हम जैसा कमांड लिखते हैं वो वैसे ही समझता है। मान लीजिए हमने कह दिया रीड, किसी चीज को पढ़ो, तो हमने रीड इंस्ट्रक्शन दिया और वो रीड ही पढ़े, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट्स या ऐसी लैंग्वेज क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। रीड, लेट, देन, इफ, ऐसी सारी लैंग्वेजेस क्या आती है? ऐसी सारी लैंग्वेजेस क्या आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। क्या हो गया? इट इज कंप्यूटर टाइप लैंग्वेज। CTL पूछा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? इट इज कंप्यूटर टाइप लैंग्वेज, CTL। और अगर ये CTL है तो सीधी सी बात है, ये हाई इंस्ट्रक्शंस या हर टाइप के इंस्ट्रक्शंस को रीड करने में कैपेबल होगी। तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू परफॉर्म हाई इंस्ट्रक्शंस हाई इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होगा? ऐसी कंडीशन जिसमें कंडीशंस आती हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट जिसमें कंडीशंस बनती हैं। जैसे अगर ऐसा हो तो ऐसा देना, अगर ऐसा हो तो ऐसा देना। अभी तक की लैंग्वेजेस जो हम दे रहे थे, एंड, दो, इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज, लैडर लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेजेस में हमने सिंपल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम 2 रुपए है तो 2 रुपए ही लो। लेकिन अब हम यहाँ पे कमांड देंगे या लॉजिक देंगे कि अगर तुमने 2 किलो सब्जी दी है तो इतना रुपए लो। मतलब कि अब यहाँ पे खुद से थिंकिंग एबिलिटी आएगी PLC के अंदर। मतलब कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म हाई इंस्ट्रक्शंस लाइक कैसे इंस्ट्रक्शंस? इफ, then, let, read, etc. ऐसे परफॉर्मेंस को देने के लिए हमें क्या करना है? इफ, देन, लेट, रीड, ऐसे परफॉर्मेंस के लिए हमें किस तरह की लैंग्वेज की जरूरत होगी? हाई लेवल लैंग्वेज की। जैसे इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज को समझा था, वैसे ही इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एक कोडिंग के थ्रू।
एक फंक्शन देख लिया जाए, थोड़ा सा एक पॉइंट और डाल लीजिएगा। इट इज बेसिक कंप्यूटर it is basic computer language if then let read data etc are instruction set। ये सब कैसे हैं, इसके इंस्ट्रक्शन सेट हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा लेट, पहला इंस्ट्रक्शन दिया लेट एक्स, क्लियर है। अगला हमने कमांड दिया इफ x is equals to 0, then y is equals to 1। if x is equals to 1, then y is equals to 0 and ऑपरेशन खत्म। एक्सप्लेन करिए, कोई करेगा इसको, ट्राई करिए। मतलब क्या हुआ, लेट का मतलब क्या होता है, मैथ के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं, तो इसमें भी वैल्यूज को माना जाता है। ये पूछा हुआ भी है, लेट पूछा हुआ भी है, इसको आप कहीं नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। लेट इंस्ट्रक्शन सेट को क्या है, ये लेट इंस्ट्रक्शन सेट को ये क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन सेट is used to give value to its variable। क्या मतलब हुआ इसका, इसका जो भी वेरिएबल होगा वो इसको कुछ वैल्यू प्रदान करना, देना चाहेगा। ये इंस्ट्रक्शन सेट जो भी वेरिएबल है हमारे पास उसको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कैसे, दिस इंस्ट्रक्शन सेट इज यूज्ड टू गिव वैल्यू टू इट्स वेरिएबल। अब समझ लेते हैं, लेट एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स जो भी हो उसको ले ले, उसको मान ले। मान लीजिए हमने इनपुट पे 5 टाइप किया, वैसे यहाँ बाइनरी नंबर्स की बात हो रही तो 1 0 टाइप करेंगे, तो इनपुट पे मान लीजिए हमने 0 टाइप किया, क्या 0 पे, तो x को अब ये क्या मानेगा, जो हमने टाइप किया, बिल्कुल x बराबर अब क्या दे देगा 0। लेट x इज इनपुट वैल्यू, पहला इंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, x जो भी वैल्यू है, x जो भी वेरिएबल है वो इनपुट पे जो भी आ रहा है उसको क्या करे, ले ले। उसने ले लिया, हमने क्या लिया है 0। अब इसको 0 दिख गया तो कंडीशंस दिख रही हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 आगे दिखा, मतलब देन y इक्वल्स टू 1। मतलब x दिख गया तो आउटपुट पे आपको क्या दिखा दे 1, आउटपुट पे आपको वो 1 दिखा के फंक्शन को एंड कर दे। लेकिन अब हमने यहाँ 1 ले लिया, फिर यहाँ 1 दिया तो यहाँ 1 दिखेगा,
अब इस इंस्ट्रक्शन सेट पे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर 0 टू पाई हमें कब लिखना है, लेकिन 0 हमको मिला ही नहीं, तो इस इंस्ट्रक्शन सेट पे हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम कहाँ आ गए? 1 पे। 1 पे आ गए। अब 1 का हमें क्या मिल गया? कंडीशन y इज टू 0। आपको क्या शो करेगा? 0। और वो आ गया लास्ट में एंड। मींस लेट x इज इनपुट वैल्यू, देन compare with variable जो भी था हमारे पास, एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये थी, जो भी वेरिएबल था उसके साथ हम कंपेयर किए एंड गिव्स द रिलेटिव रिजल्ट। जो उसका रिलेटिव रिजल्ट है वो आप क्या करें? परफॉर्म कर दें। इसका मतलब ये हो गया। इतनी चीजें अगर क्लियर हो, यहीं से हाई लेवल लैंग्वेज भी आपकी खत्म हो जाती है। हमने क्या क्या देख लिया है? पीएलसी हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, उसके एडवांटेज के बारे में समझा था। पीएलसी दिखने में तो मतलब सारे फंक्शंस कंप्यूटर के सिमिलर हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में हमने कंपेयर पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके डिसएडवांटेज के बारे में देखा था। डिसएडवांटेज देखने के बाद हम उसके टाइप्स ऑफ पीएलसी पे आ गए थे। 2 टाइप्स की पीएलसी थी, उसको हमने देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में। उनकी ब्लॉक डायग्राम किस तरह से पार्ट या मतलब फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं उसको हमने देखा। उनके फंक्शंस के बाद कुछ जनरल टर्म्स जो अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर्स में हमने लैंग्वेजेस के बारे में देखा है, और लैंग्वेजेस के साथ साथ जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं उनके बारे में जाना है। प्रोग्रामिंग में किस तरह से किस फंक्शन का किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, इसे हमने देखा है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस या सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विथ पुअर कंडीशंस इन डस्टी, डर्टी, corrosive atmosphere and withstand shock and vibration। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आप किसी भी जगह, गंदी हो, खराब हो, क्लाइमेट खराब हो रहा हो, वहाँ पे डर्ट वगैरह बहुत आ रहे हों या शॉक से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो उस जगह पे, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वहाँ पे हम रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस कैसे कैसे दिए हैं? लैपटॉप तो हम वैसे ही सामान के सब काम करते हैं, तो ऐसी जगह तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईपैड भी हम लोग सब महंगा होता है, अच्छी जगह रख के इस्तेमाल करते हैं, हाथ वगैरह में लेके काम करते हैं, ऐसी जगह रख के इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बचा क्या? पीएलसी। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, CPU module, the CPU module in the PLC is used to। CPU module का काम क्या है? बताया था मैंने, रीड इनपुट मॉड्यूल, प्रोसेसर या CPU, आउटपुट मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे लास्ट में पावर सप्लाई। CPU मॉड्यूल पूछा जा रहा है, आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए केवल कंट्रोल कर रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। एग्जीक्यूट प्रोग्राम ओनली, क्या केवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही कर रहा था? नहीं, इधर से ले भी रहा था, उधर दे भी रहा था, एग्जीक्यूशन भी कर रहा था। रीड इनपुट्स ओनली, क्या केवल इनपुट को रीड कर रहा है? नहीं। लास्ट में रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, अपडेट आउटपुट, सारी चीजें इधर से ले भी रहा है, उधर दे भी रहा है, बीच में ऑपरेशन भी कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन नहीं आपका क्या हो गया? सही हो गया।
क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ऐसा कोई ऑटोमेटिक काम है जिसको हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मतलब उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑटोमेशन है। आर देयर एनी चेंजेस, क्या उसमें किसी तरह के चेंजेस एनी पॉसिबल टू बी डन इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, उसके काम करने में, उसके परफॉर्म करने में क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, पूछा जा रहा है। पॉसिबल बाय चेंजिंग द प्रोसेसर, क्या प्रोसेसर बदल देंगे तो काम होगा? नहीं, जो प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड है उसी को परफॉर्म करेगा, चाहे जितने प्रोसेसर लगा लीजिए, नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं पहले, पॉसिबल बाय चेंजिंग द एम्बेडेड सिस्टम, क्या सिस्टम बदलने से काम होगा? नहीं, प्रोग्रामिंग तो पहले से डिसाइड है ना, उसको बदल देंगे तो क्या, मतलब सिस्टम बदल देंगे तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, प्रोग्रामिंग जो भी डिसाइड है वो बाद में भी उस सिस्टम पे भी वही रन करवाएंगे। नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं, प्रोग्रामेबल है तो पॉसिबल तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? पॉसिबल बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। अब सीधी सी बात है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन था, मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रोग्रामिंग को ही हमें बदलना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर आइसोलेटर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये आप उसमें भी देख पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में भी आता है, इसमें भी आता है। तो ये आइसोलेटर के लिए सिंपल खोलना बंद होना स्विच की तरह। नेक्स्ट, which of the following control device is used to control या operate industrial equipment? Industrial equipment को इस्तेमाल करने के लिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा? पीएलसी, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क्रीट एनालॉग डिवाइस, डीएसपी। बाकी सारी डिवाइसेस रफ एनवायरनमेंट में काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। माइक्रो प्रोसेसर वगैरह भी एक तरह की आईसी है, तो आईसी तो आप पीएलसी मतलब उसके अंदर लगा के इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सब किसी रफ इन्वायरमेंट में काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। पीएलसी ऐसी होती है कि आप कहीं पे भी रख के कैसी भी जगह पे हो, गंदी हो, सफ़ी हो, अच्छी हो, एकदम बेकार हो, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही हो, हर तरह की परफॉर्मेंस के लिए, हर तरह की जगह के लिए कैपेबल होती है, इसलिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, the objective of automation is to cause the work system to be automatic such that system because, ये थोड़ा सा वर्डिंग नहीं समझ में आ रही होगी, इसको थोड़ा समझिएगा। किसी भी चीज को ऑटोमेटिक करने का कारण क्या होता है? क्यों हम ऑटोमेटिक करते हैं किसी चीज को? सेल्फ रिलायंट होने के लिए, मतलब हम स्वतंत्र हो जाए, वो अपने आप काम करता रहे, इसके लिए नहीं। सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, वो अपने आप काम करता रहे, इसके लिए भी नहीं। सेल्फ एक्टिंग ओनली, ऐसा भी नहीं है कि वो अपने आप ही कुछ परफॉर्मेंस देगा, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तब वो काम करेगा। तो तीनों ही चीजें जरूरी हैं, सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रिलायंट, ऑल। तो ऑप्शन बी इसका सही है। With respect to automation, choose the wrong statement. पूछा गया है with respect to automation, choose the wrong statement. गलत स्टेटमेंट बताइए, ऑटोमेशन होने से क्या चीज सही नहीं है? It provides better working conditions for worker. सीधी सी बात है, सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी तो वर्कर को काम करने में आसानी होगी, तो ये तो सही है। वो गलत के लिए पूछ रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं पहले, देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। जब ऑटोमेटिक कोई चीज काम कर रही है तो हम अगर 2 बना रहे थे तो वो 3 बनाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देयर इज एन रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल। अगर कोई चीज
ऑटोमेटिक एक आदमी काम कर रहा था 10 आदमी काम कर रहे थे 10,000 रुपए के 1 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे थे, लेकिन उसने क्या उठा के आपने एक मशीन लगा दी ऑटोमेटिक, तो 10 आदमियों का काम उसने बचा के अकेले कर लिया। बिल्कुल, तो कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तो गलत बात है। डिसएडवांटेज मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बताया था, पहला लेक्चर आपको याद होगा, वहां मैंने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने ऑटोमेटिक चीजें लगा दी तो एक आदमी की जगह कम हो गई, उसकी जगह वो ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि घटेगी? एम्प्लॉयमेंट घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ये तो अभी भी मैंने बताया है बिल्कुल लेक्चर में, रन मोड। Which of the following functionality is not possible in the PLC during the run mode? रन मोड में कौन सा परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता? मीन्स एग्जीक्यूट लैडर प्रोग्राम एंड एनर्जाइज आउटपुट डिवाइस, ये किया जा सकता है। मीन्स अगर फंक्शन काम करता रहे तो उस समय पे हम ऐसे फंक्शंस मतलब एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। लैडर और भी प्रोग्राम हम बढ़ाते जाएं, घटाते जाएं, ये सब काम हम कर सकते हैं। प्रिवेंट ऑनलाइन प्रोग्राम एडिटिंग, ऑनलाइन प्रोग्राम भी अगर काम कर रहे हैं तो वो भी हम उसको बचा सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। वो सिस्टम तो अपने आप में रन कर रहे हैं ना, हम एक्स्ट्रा से फंक्शंस बाहर से डालते चले जा रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्लेसेस द प्रोसेसर इन द रन मोड, रन मोड में तो वो है ही है, प्रोसेसर से इससे कोई मतलब नहीं, नॉट पॉसिबल के लिए पूछा हुआ है। अलाउज यू टू परफॉर्म प्रोग्राम एडिटिंग एंड एंट्री एंड एडिटिंग। अब मैंने आपको बताया था एंट्री से लेकर के जब तक वो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, रन मोड कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रन मोड के समय पे क्या हम एंट्री या एडिटिंग डाल सकते हैं और नहीं एंट्री दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है, तो हम एंट्री नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शंस और दे सकते हैं। हमने कह दिया 2 और 2 को जोड़ी तो 4 मिल गया। अब मैंने कहा 4 के साथ 2 को जोड़िए, 6 हो गया। अब मैंने कहा 6 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हम इंस्ट्रक्शंस बढ़ा रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को बढ़ा रहे हैं, ना कि इनपुट को बार बार बढ़ा रहे हैं, एंट्री को बार बार बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो रन मोड के समय पे एंट्री से लेकर के आउटपुट तक, एंट्री से लेकर आउटपुट तक टोटल परफॉर्मेंस जो हो रहा था वो रन मोड था, ना कि रन मोड में काम करते हुए हम उसके अंदर और भी चीजें डालें, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उसको पुराना और पीछे का वीडियो खोल के देख लीजिएगा, दोनों बातों में डिफरेंस है। ये तो आपका कंट्रोल सिस्टम का भी क्वेश्चन हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल स्विच टू कंट्रोल एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच एक्ट एज, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिकल स्विच लगाएंगे? पीडी कंट्रोलर, पीसी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, ये पूछा हुआ है। तो ये सब नहीं, ये सब तो आपका कंट्रोलर वगैरह उसमें आ जाता है कंट्रोल सिस्टम में। लेकिन ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ कंट्रोलर, ये सिंपल एक कंट्रोलर है, ये पीएलसी में भी आपके टॉपिक आएगी, वहां पे भी आएगी। सिंपल स्विच ऑन ऑफ करके भी हम इलेक्ट्रिक स्विचिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये इसी यूनिट के अंदर था, लेकिन मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। इसके लिए पीएलसी को थोड़ा ज़्यादा ही डीप में जानना पड़ेगा, लेकिन मैंने उतना जरूरी नहीं समझा। लेकिन क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीएलसी मैन्युफैक्चरर, कौन पीएलसी नहीं बनाता है? तो सीमेंस, एलन बार्डली, माइक्रोसॉफ्ट, मित्सुबिशी। तो सिंपल सा इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाता है, ना कि हार्डवेयर, और पीएलसी एक हार्डवेयर डिवाइस है या माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर डिवाइस है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपका सॉफ्टवेयर बनाता है।
ये आप उसमें भी देख सकते हैं, ये आपके डिजिटल में भी आएगा, ये आपके कंट्रोल में भी आएगा, सॉरी कंट्रोल में नहीं, डिजिटल में भी आएगा, ये पीएलसी में भी आएगा। हाउ मेनी एड्रेस इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस 256 बाइट्स मेमोरी? 256 बाइट्स की मेमोरी को रन करने के लिए कितने इनपुट एड्रेस की जरूरत होगी? ऑप्शन है 256, 2, 8, 16। तो इसको चेक किया जाता है 2 की पावर से, 2 की पावर n लिख लीजिएगा कहीं पे, 2 की पावर n इज इक्वल टू n। n की वैल्यू दे रखा है 256, n हमको फाइंड करना है 8। चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, इतने ही क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस यूनिट से रिलेटेड, जिसको हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। अब इसके आगे के और जो क्वेश्चंस हैं अगर आपके पास हो तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो जैसे जैसे मैं यूनिट्स में आगे बढ़ता जाऊंगा तो और भी क्वेश्चन सेट्स को उसके साथ देखते जाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपको आपके लिए पीएलसी जरूरी है तो उनके लिए भी पीएलसी सब्जेक्ट यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट से बहुत जरूरी है, इसलिए उनके साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।